इंग्लिश पॉलिटिकल थिंकर है या मिस इंग्लैंड, इंग्लैंड का विचारक। इनकी बुक है लेवियाथन, डी सीवी, डी हॉर्मोइन एंड डी कॉर्पोर। ठीक, चार। बेसिकली कुल मिलाकर हॉब्स एक ऐसा राजनीतिक विचारक है, एक ऐसा राजनीतिक विचारक की स्थिति में पॉलिटिकल थिंकर है जिसको प्रूफ करना है कि अब्सेंस ऑफ अथॉरिटी, राज्य या सत्ता या सरकार की अनुपस्थिति में सोसाइटी कैसे है। अब अगर ये प्रूफ होता है, मीन्स सरकार नहीं है, तब क्या होता है, पोजीशन क्या बनती है, और लोगों ने सरकार का इस्टेब्लिशमेंट क्यों किया, वाई द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द गवर्नमेंट और द स्टेट। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि कुल मिलाकर हॉब्स ये डिफाइन करना चाहता है, ये परिभाषित करना चाह रहा है कि है क्या सोसाइटी, ठीक है, राज्य बना कैसे, राज्य का इस्टेब्लिशमेंट कैसे किया गया। और हॉब्स के राजनीतिक विचार है, या हॉब्स का जो राजनीतिक विचार है, वह राजनीतिक विचार किस प्रकार से स्टेबल किया जा रहा है, कैसे बनाया जा रहा है, वो पूरा का पूरा अपना राजनीतिक विचार दे रहा है। ठीक, लेकिन हॉब्स की महानता या हॉब्स का इंपॉर्टेंस इस सेंस में ज्यादा से ज्यादा है कि हॉब्स राजनीतिक विचारों के इतिहास में एक ऐसा राजनीतिक विचारक है जिसने अपने वैज्ञानिक सिद्धांतों को या जिसने अपने राजनीतिक विचारों को वैज्ञानिकता के सिद्धांत पर स्थापित करने का प्रयास किया। क्योंकि हॉब्स के समय में गैलीलियो हैं, कोपरनिकस हैं, डेकार्ट हैं, स्पिनोजा है, लाइबनिज हैं, ये सब साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने जिस तरह के वैज्ञानिक सिद्धांत दिए, उन वैज्ञानिक सिद्धांतों को या साइंटिफिक सिद्धांतों को राजनीति या पॉलिटिकल साइंस में स्टेबल किया। और इस पॉलिटिकल साइंस में स्टेबल करने के कारण अनेक राजनीतिक विचारक हॉब्स की महानता को एक्सेप्ट करते हैं, हॉब्स के पार्टिसिपेशन को इंपॉर्टेंस देते हैं। और सेबाइन तो यहां तक कहता है कि अंग्रेजों ने जितने भी राजनीतिक विचारकों को जन्म दिया, संभवतः उस सभी राजनीतिक विचारकों में हॉब्स सबसे ऊपर है। इंपॉर्टेंस क्या है? नेचुरल साइंस मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, ये नेचुरल साइंस है। और दूसरे तरफ आपका पॉलिटिकल साइंस है जो व्यक्ति के व्यवहार, राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक एटीट्यूड का अध्ययन कर रहा है। अब एक इंपॉर्टेंस ये है या एक स्थिति ये है कि एक तरफ नॉन सेंसिटिव, नॉन इमोशनल पार्ट्स का अध्ययन किया जाता है, जैसे फिजिक्स, नेचुरल साइंस में जितने हैं उसमें इमोशन नहीं है, उसमें मोमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। और दूसरे तरफ ह्यूमन बिहेव को लेकर मानव का एटीट्यूड देखा जाता है। तो क्या इस तरह का बिहेव जो नेचुरल साइंस में घटित होता है या जो नेचुरल साइंस में स्टेबल किया जाता है, क्या उस तरह का एटीट्यूड या उस तरह का बिहेव मनुष्य कर सकता है? और अगर उस सिद्धांतों को या उस स्थिति को, कंडीशन को अगर हम स्टेबल कर रहे हैं, तो वास्तव में नेचुरल साइंस के प्रिंसिपल को अगर ह्यूमन बिहेव पर एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो वास्तव में तो वो कोई बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन, बिग पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल साइंस। जैसे किसी भी चीज का, जैसे मान लो आप ही किसी वस्तु का इन्वेंशन करो, आविष्कार करो,
और उस आविष्कार देखने में बहुत आसान है, लेकिन उस आविष्कार को आज तक मनुष्य के दिमाग ने सोचा नहीं, तो आपका छोटा सा आविष्कार भी आपके लिए क्या हो जाएगा, इस पूरे सोसाइटी के लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंस हो जाएगा। हॉब्स की महानता सिर्फ इतना ही है। और हॉब्स के समय में एक 1644 का ब्लड रिवॉल्यूशन होता है, रक्त रंजित क्रांति। रक्त रंजित क्रांति है इंग्लैंड का, और यह क्रांति यह है पार्लियामेंट वर्सेज किंग, संसद और वर्सेज राजा। और ये दोनों क्या है, दोनों क्या है, ये दोनों सत्ता के दो केंद्र हैं। क्लियर, सत्ता के दो केंद्र हैं। और ये अगर ये दोनों के मध्य कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिस्प्यूट होता है, तो अब्सेंस ऑफ अथॉरिटी हो जाएगी। जैसे मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया, फैमिली, परिवार। परिवार में सत्ता के दो केंद्र हैं, फादर एंड मदर, दोनों की ही तो चलती है। और इन दोनों के बीच किसी मुद्दे पर झगड़ा हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए, तो उसका इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा। मान लो ये 3 बच्चे हैं, इनके बीच झगड़ा है, ये ऐसे, जाओ अपने बाप से बोलो, हमसे क्यों बोलते हो, ये कहेगा। इसके पास गया, जाओ अपने मां से बोलो। इसके बाद ये तीनों बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कि यहां पर अब्सेंस ऑफ अथॉरिटी। अब सुनना, ये लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है, ईगो, सेल्फिश। और आज के सोसाइटी में ये देखने को मिलता है, आज की सोसाइटी में ये चीज देखने को मिलता है कि मेल या हस्बैंड एंड वाइफ भी, वाइफ कहती है कि हम किस मामले में तुमसे कम है। अब तक जिस फीमेल को एक बाउंड्री में कैद कर दिया जाता था, कहा जाता था कि ये सिर्फ आपका एरिया यही है, अब वह स्थिति आज है। तो अगर वह स्थिति आज है और दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है, दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट या कंफ्यूजन है, तो इस स्थिति में विवाद या कंफ्यूजन की स्थिति तो बनी रहेगी। अब इस विवाद की स्थिति में या इस विवाद की सिचुएशन में परिवार में नियंत्रण नाम की यानी सत्ता नाम की अगर कोई चीज नहीं है, तो उसका इंपैक्ट बालकों पर पड़ेगा, बच्चों पर पड़ेगा, और बच्चों का डेवलपमेंट नहीं हो सकेगा। इसीलिए जब ये दोनों सत्ता के दो केंद्र हैं इंग्लैंड में, और दोनों के बीच जैसे यहां पर स्वार्थ और प्रभुत्व है, वर्चस्व है, कि स्वार्थ और प्रभुत्व को लेकर एक दूसरे के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वही स्थिति यहां पर है पार्लियामेंट और राजा के बीच। अब इनके बीच अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है यानी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो सबसे मेजर प्रॉब्लम है नो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, जीवन की सुरक्षा, सत्ता का अब्सेंस होना। जैसे सपोज है, एक सीधा सा एग्जांपल तुम लोग को हम बता रहे हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट में तेज तर्रार एग्रेसिव आईएएस और आईपीएस आ गया, ठीक, तो उस जिले में रहने वाले लोगों की जीवन की सुरक्षा क्या हो जाएगी, सिक्योर हो जाएगी कि नहीं। ठीक, कि इसी ब्लड रिवॉल्यूशन को, रक्त रंजित क्रांति को प्रूव करना है कि इस रक्त रंजित क्रांति का इंपैक्ट क्या पड़ता है हॉब्स के ऊपर, और हॉब्स इसे डिफाइन कैसे करता है, और इसके बिहाफ पर स्टेट का इस्टेब्लिशमेंट कैसे किया, और कैसे राज्य का इस्टेब्लिशमेंट करता है, कैसे राज्य को स्थापित करता है। यह एक सबसे बड़ा चैलेंज है। हॉब्स के समय में
जितने भी वैज्ञानिक पैदा हुए, चाहे वो कोपरनिकस हो, गैलीलियो हो, डेकार्त हो, स्पिनोजा हो, इन सब का वैज्ञानिक सिद्धांतों का इंपैक्ट पड़ता है हॉब्स के ऊपर। और तब जाके उसने लॉ ऑफ मूवमेंट, गति का नियम देता है, और इसी से अपने पूरे सिद्धांत को, अपने पूरे पॉलिटिकल फिलॉसफी को स्थापित कर देता है। और लॉ ऑफ मूवमेंट क्या है? नेचुरल साइंस है, फिजिक्स का नियम है ना। गति का नियम किसका है? फिजिक्स का नियम है। और इस नियम को कहां पर लगा दिया उसने? पॉलिटिकल साइंस में। ठीक। अब हॉब्स को समझना है, तो हॉब्स को समझने के लिए थोड़ा सा हमें चलना पड़ेगा भारतीय दार्शनिकों को, या भारतीय दार्शनिक चारवाक। चारवाक एक नास्तिक विचारक है। नास्तिक विचारक का मतलब ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर है ही नहीं। अब ईश्वर क्यों नहीं है? चारवाक के लिए वही चीज सत्य है। यानी मीन्स चारवाक किसकी बात करता है? प्रत्यक्ष, पॉजिटिविज्म। चारवाक पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्ष यानी मीन्स जो हमें दिखाई पड़ता है। जो दिखाई पड़ता है वही सत्य है, जो दिखाई नहीं पड़ता सत्य नहीं है। ईश्वर दिखाई पड़ते हैं, बोलिए, ईश्वर दिखाई पड़ते हैं। और अगर ईश्वर दिखाई नहीं पड़ते हैं तो इसका मतलब अब्सेंस ऑफ गॉड, ईश्वर की अनुपस्थिति हो गई। और अगर ईश्वर की अनुपस्थिति हो गई, ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर अगर है तो यह यूनिवर्स है, यह ब्रह्मांड बना। और अगर ईश्वर नहीं है तो ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ? सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? क्योंकि ब्रह्मांड के लिए किसी न किसी ऐसी शक्ति का हमें अवलोकन करना होगा, किसी न किसी ऐसी शक्ति को एक्सेप्ट करना होगा जो इस सृष्टि का निर्माण किया हो। और चारवाक के लिए ईश्वर है ही नहीं, चारवाक के लिए ईश्वर नहीं है। अब जब चारवाक के लिए ईश्वर है ही नहीं, क्योंकि कहता है चारवाक कि सत्य वही है जो हमें दिखाई पड़ता है, और जो दिखाई नहीं पड़ता वह सत्य नहीं है। ईश्वर दिखाई नहीं पड़ते, इसलिए ईश्वर नहीं है। और अगर ईश्वर नहीं है तब क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि इस सृष्टि का निर्माण हुआ कैसे? मानव जगत या मानव से युक्त इस पृथ्वी अस्तित्व में आई कैसे? तो चारवाक कहता है कि इस ब्रह्मांड या इस का अस्तित्व भौतिक पदार्थों से है, मीन्स फिजिकल मैटर से। जैसे कहा जाता है ना कि छितजल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। आदमी के मरने के बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो जिन पंच तत्वों से इस शरीर की रचना हुई, उन्हीं पंच तत्वों में क्या हो जाता है? विलीन हो जाता है। इस सृष्टि का निर्माण इन भौतिक पदार्थों से हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भौतिक पदार्थ मोमेंटलेस होता है, यानी मीन्स गतिहीन होता है। जैसे ये भौतिक पदार्थ है, इसमें गति है, फिजिकल मैटर है, इसमें गति नहीं है। फिर चेंजिंगलेस होता है, इमोशनलेस होता है। ठीक। तो अगर इस भौतिक पदार्थों से मेरे शरीर का निर्माण हुआ है तो हमारे अंदर मोमेंट कैसे आया? हमारे अंदर संवेदनाएं कैसी आई? हमारे अंदर परिवर्तन कैसे आया? तब चारवाक एग्जाम्पल देता है, कहता है कि पान कत्था चूना सुपारी में कहीं लाल रंग नहीं है, लेकिन मिला देने के बाद उसमें लालिमा आ जाती है।
गुड़ में कहीं पर मादकता नहीं होता, लेकिन कुछ समय रखने के पश्चात उस गुड़ में क्या आ जाती है, मादकता आ जाती है। इसी प्रकार इन भौतिक तत्वों को मिलाने से संवेदना आ जाती है। और अगर देखा जाए, एक एग्जाम्पल के बेस से देखा जाए, तो अगर इसको अलग अलग कर दिया जाए तो मोमेंटलेस है, यूजलेस है। इस भौतिक पदार्थों को अलग अलग से हटा दे तो यूजलेस है। सबको मिला दिया तो क्या किया गया, यूजफुल हो गया। तब लोगों ने कहा कि ठीक है कि पान कत्था चूना सुपारी मिलाने वाला एक दरबारी बैठेगा तभी तो मिलेगा। इसका मतलब कि जिस भौतिक तत्वों को आप सही मानते हैं वह भौतिक तत्व को मिलाने वाला एक महादरबारी यानी ईश्वर बैठा है। अब चारवाक झल्ला जाता है क्योंकि अपने ही तर्क में फंस गया, और जब अपने ही तर्क में फंस गया तो कहता है अपने से मिल जाएंगे। ठीक,